चैप्टर 25 द उरुएक है। पिप्पिन एक अंधेरे और परेशान सपने में लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी खुद की छोटी सी आवाज को काली सुरंगों में गूंजते हुए सुन सकता था, फ्रोडो, फ्रोडो को पुकारते हुए। लेकिन फ्रोडो के बजाय सैकड़ों भयानक ऑक चेहरे छाया से बाहर निकलकर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सैकड़ों भयानक हथियार हर तरफ से उसे जकड़ रहे थे। मेरी कहाँ थी? वह जाग गया। उसके चेहरे पर ठंडी हवा चल रही थी। वह पीठ के बल लेटा हुआ था। शाम हो रही थी और ऊपर आसमान धुंधला हो रहा था। उसने पलटकर देखा कि सपना जागने से थोड़ा ज्यादा बुरा था। उसकी कलाई, पैर और टखने रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके बगल में मेरी लेटी थी, सफेद चेहरे वाली, एक गंदे कपड़े से बंधी हुई। उसकी भौहों के पार, उनके चारों ओर ऑक्स का एक बड़ा समूह बैठा या खड़ा था। धीरे धीरे पिप्पिन के दुखते सिर में स्मृतियां एक साथ जुड़ गईं और सपनों की परछाइयों से अलग हो गईं। बेशक, वो और मेरी जंगल में भाग गए थे। उन्हें क्या हो गया था? वे बिना किसी चेतावनी के इस तरह क्यों भाग गए थे? बूढ़े स्ट्राइडा का ध्यान। वे चिल्लाते हुए बहुत दूर भाग गए थे। उसे याद नहीं था कि कितनी दूर या कितनी देर तक। और फिर अचानक वे ऑक्स के एक समूह में जा टकराए थे। वे खड़े होकर सुन रहे थे, और वे मैरी और पिप्पिन को तब तक नहीं देख पाए जब तक कि वे लगभग उनकी बाहों में नहीं आ गए। फिर वे चिल्लाए और दर्जनों अन्य भूत पेड़ों से बाहर निकल आए। मैरी और उसने अपनी तलवारें खींच ली थीं, लेकिन ऑक्स लड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने केवल उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, तब भी जब मैरी ने उनके कई हाथ और बाहें काट दी थीं। अच्छा पुराना मैरी। तभी बोरोमीर पेड़ों के बीच से छलांग लगाता हुआ आया था। उसने उन्हें लड़ाया था। उसने उनमें से कई को मार डाला और बाकी भाग गए। लेकिन वे वापस लौटते समय बहुत दूर नहीं गए थे कि उन पर फिर से हमला हुआ। कम से कम 100 औकने, जिनमें से कुछ बहुत बड़े थे, और उन्होंने तीरों की बौछार की, हमेशा बोरोमीर पर। बोरोमीर ने अपना बड़ा सींग तब तक बजाया जब तक जंगल में गूंज नहीं उठी, और पहले तो औक घबरा गए और पीछे हट गए, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला सिवाय प्रतिध्वनि के, तो उन्होंने पहले से भी ज्यादा भयंकर हमला किया। पिप्पिन को ज्यादा कुछ याद नहीं था। उसे आखिरी बार याद आया कि बोरोमीर एक पेड़ के सहारे झुका हुआ था और तीर निकाल रहा था। फिर अचानक अंधेरा छा गया। मुझे लगता है कि मेरे सिर पर चोट लगी होगी, उसने खुद से कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या बेचारी मेरी बहुत दुखी है। बोरोमीर को क्या हुआ? ओरेस क्यों नहीं? हमें मार डालो। हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं? वह सवालों का जवाब नहीं दे सका। उसे ठंड और बीमार महसूस हुआ। काश गैंडाल्फ ने एलरॉन्ड को हमें आने के लिए राजी नहीं किया होता, उसने सोचा। मैं क्या अच्छा था, बस एक उपद्रव, एक यात्री, सामान का एक टुकड़ा। और अब मुझे चुरा लिया गया है और मैं ऑक्स के लिए बस सामान का एक टुकड़ा हूँ। मुझे उम्मीद है कि स्ट्राइडर या कोई और आएगा और हमें ले जाएगा। लेकिन क्या मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए? क्या ये सभी योजनाओं को बर्बाद नहीं कर देगा? काश मैं आज़ाद हो पाता। उसने थोड़ा संघर्ष किया, बिल्कुल बेकार। पास बैठे औक में से एक ने हंसते हुए अपने साथी से अपनी घिनौनी भाषा में कुछ कहा। जब तक हो सके आराम करो, छोटे मूर्ख। फिर उसने पिप्पिन से आम भाषा में कहा, जिसे उसने अपनी भाषा की तरह ही घिनौना बना दिया। जब तक हो सके आराम करो। हम जल्द ही तुम्हारे पैरों का इस्तेमाल करने का कोई तरीका खोज लेंगे। तुम चाहोगे कि घर पहुंचने से पहले तुम्हारे पास कोई पैर न हो। अगर मेरी मर्जी चलती, तो तुम चाहते कि तुम अभी मर जाओ, दूसरे ने कहा। मैं तुम्हें चीखने पर मजबूर कर देता, तुम दुखी चूहे। वह पिप्पिन के ऊपर झुका और अपने पीले नुकीले दांतों को उसके चेहरे के करीब लाया। उसके हाथ में एक लंबा दांतेदार ब्लेड वाला काला चाकू था। चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें इससे गुदगुदी करूंगा, उसने फुसफुसाया। अपने आप पर ध्यान मत खींचो, नहीं तो मैं अपने आदेश भूल सकता हूँ। इसे नगाडस को शाप दो। उगलक यू बैकग्राउंड शाप उसडुग सरुमन ग्लोब बोभोश स्काई हुआ। अपनी भाषा में एक लंबा आक्रोशपूर्ण भाषण दिया जो धीरे धीरे बुदबुदाहट और गुर्राहट में बदल गया। भयभीत पिप्पिन चुपचाप लेटा रहा, हालांकि उसकी कलाई और टखनों में दर्द बढ़ रहा था और उसके नीचे के पत्थर उसकी पीठ में चुभ
रहे थे। खुद से ध्यान हटाने के लिए उसने जो कुछ भी सुना उसे ध्यान से सुना। चारों ओर बहुत सी आवाजें थीं और हालांकि ओक भाषण हर समय घृणा और क्रोध से भरा हुआ लग रहा था, ये स्पष्ट लग रहा था कि झगड़ा जैसा कुछ शुरू हो गया था और गर्म हो रहा था। पिप्पिन को आश्चर्य हुआ कि उसने पाया कि बातचीत का अधिकांश हिस्सा समझ में आने वाला था। कई ओर्क्स सामान्य भाषा का उपयोग कर रहे थे। जाहिर है कि 2 ओर्क्स के सदस्य या 3 बिल्कुल अलग जनजातियां मौजूद थीं और वे एक दूसरे की ओर्क भाषण को समझ नहीं पा रहे थे। अब उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में एक उग्र बहस चल रही थी। उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए और कैदियों के साथ क्या किया जाना चाहिए। उनमें से एक ने कहा, उन्हें ठीक से मारने का समय नहीं है। इस यात्रा में खेलने का समय नहीं है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। दूसरे ने कहा, लेकिन उन्हें जल्दी से क्यों न मार दिया जाए, अभी मार दिया जाए। वे एक शापित उपद्रव हैं और हम जल्दी में हैं। शाम हो रही है और हमें जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहिए। आदेश। तीसरी आवाज ने गहरी गड़गड़ाहट के साथ कहा, सबको मार दो, लेकिन हाफिंग को नहीं। उन्हें जितनी जल्दी हो सके जिंदा वापस लाना है। यह मेरा आदेश है। वे किस लिए हैं? कई आवाजें उठीं। जिंदा क्यों? क्या वे अच्छा खेल दिखाते हैं? नहीं, मैंने सुना है कि उनमें से एक के पास कुछ है, कुछ ऐसा जो युद्ध के लिए चाहिए, कोई कल्पित साजिश या कुछ और। वैसे भी उन दोनों से पूछताछ की जाएगी। क्या तुम्हें बस इतना ही पता है? क्यों न हम उन्हें खोजकर पता लगा लें। हो सकता है हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसका हम खुद इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत ही रोचक टिप्पणी है, एक आवाज ने व्यंग्य किया, जो दूसरों की तुलना में नर्म थी, लेकिन ज्यादा दुष्ट थी। मुझे इसकी रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। कैदियों की तलाशी नहीं ली जानी चाहिए और न ही लूटपाट की जानी चाहिए। ये मेरे आदेश हैं। और मेरा भी, गहरी आवाज में कहा। जिंदा और पकड़े गए की तरह कुछ भी खराब नहीं करना। यही मेरा आदेश है, हमारे आदेश नहीं। पहले से आए आवाजों में से एक ने कहा, हम खदानों से इतनी दूर अपने लोगों को मारने और बदला लेने आए हैं। मैं मारना चाहता हूँ और फिर उत्तर की ओर वापस जाना चाहता हूँ। तो फिर तुम फिर से कामना कर सकते हो, गरजती हुई आवाज ने कहा। मैं उगलक हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ। मैं सबसे छोटी सड़क से इसे निगाह लौटता हूँ। क्या सरुमन मास्टर है या ग्रेट आई? दुष्ट आवाज ने कहा, हमें तुरंत लुगब्रस के पास वापस जाना चाहिए। अगर हम ग्रेट रिवर को पार कर सकें, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक और आवाज ने कहा। लेकिन हम में से इतने लोग नहीं हैं कि पुलों तक जाने का साहस कर सकें। मैं पार आ गया, दुष्ट आवाज ने कहा। एक पंख वाला नाज़गिल उत्तर की ओर पूर्वी तट पर हमारा इंतजार कर रहा है। शायद फिर तुम हमारे कैदियों के साथ भाग जाओगे और लुगबर्स में सारा वेतन और प्रशंसा पाओगे और हमें घोड़े देश में जितना संभव हो सके उतना पैदल चलने के लिए छोड़ दोगे। नहीं, हमें एक साथ रहना चाहिए। ये भूमि खतरनाक है, बुरे विद्रोहियों और डाकुओं से भरी हुई है। हाँ, हमें एक साथ रहना चाहिए, उगलक ने गुर्राते हुए कहा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है छोटे सुआ। अपने खुद के खलिहानों के बाहर तुम में हिम्मत नहीं है। लेकिन हमारे लिए तुम सब भाग जाते दूर। हम लड़ने वाले उरुएक हाई हैं। हमने महान योद्धा को मार डाला। हमने कैदियों को पकड़ लिया। हम सरुमन द वाइज व्हाइट हैंड के सेवक हैं, वो हाथ जो हमें खाने के लिए मनुष्य का मांस देता है। हम इस सिनेगाड से निकले हैं और तुम्हें यहाँ तक लाए हैं और हम तुम्हें अपने चुने हुए रास्ते से वापस ले जाएंगे। मैं उगलक हूँ, मैंने बोल दिया है। तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया है, उगलक, दुष्ट आवाज ने व्यंग्य किया। मुझे आश्चर्य है कि वे लुगबर्स में इसे कैसे पसंद करेंगे। वे सोच सकते हैं कि उगलक के कंधों को सूजे हुए सिर से राहत की जरूरत है। वे पूछ सकते हैं कि उसके अजीब विचार कहाँ से आए। क्या वे सरुमन से आए थे? शायद। वो कौन है? क्या आपको लगता है कि वो अपने गंदे सफ़ेद बैज के साथ खुद को स्थापित कर रहा है? वे मुझसे सहमत हो सकते हैं। ग्रीष्मक उनके भरोसेमंद संदेशवाहक हैं और मैं ग्रीष्मक ये कहता हूँ, सरुमन एक मूर्ख है और एक गंदा विश्वासघाती मूर्ख। लेकिन महान नज़र उस पर है।
क्या ये सुआ है? आप लोगों को गंदे जादूगर के गंदगी फैलाने वालों द्वारा सुआ कहलाना कैसा लगता है? मैं गारंटी देता हूँ कि वे ऑक का मांस खाते हैं। ऑक भाषण में कई जोरदार चीखों ने उसे जवाब दिया और हथियारों की गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं। सावधानी से पिप्पिन ने पलट कर देखा, ये देखने की उम्मीद में कि क्या होगा। उसके रक्षक लड़ाई में शामिल होने के लिए चले गए थे। शाम के अंधेरे में उसने एक बड़े काले ऑक को देखा, शायद उगलक, वृषणवक के सामने खड़ा था, जो एक छोटा टेढ़ा मेढ़ा प्राणी था, बहुत चौड़ा और लंबे हाथों वाला, जो लगभग जमीन तक लटक रहा था। उनके चारों ओर कई छोटे छोटे भूत थे। पिप्पिन ने अनुमान लगाया कि ये उत्तर से आए लोग थे। उन्होंने अपने चाकू और तलवारें निकाल ली थीं, लेकिन उगलक पर हमला करने में झिझक रहे थे। उगलक चिल्लाया और लगभग उसके ही आकार के कई अन्य ओर्क्स दौड़े। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, उगलक आगे बढ़ा और 2 तेज वार में अपने 2 विरोधियों के सिर काट डाले। वृषणवक एक तरफ हट गया और छाया में गायब हो गया। बाकी लोग रास्ता छोड़ गए और एक पीछे हट गया और शाप देते हुए मेरी के गिरे हुए शरीर पर गिर गया। फिर भी शायद इससे उसकी जान बच गई, क्योंकि उगलक के अनुयायी उसके ऊपर से कूद पड़े और अपनी चौड़ी धार वाली तलवारों से दूसरे को काट डाला। ये पीले दांतों वाला गाद था। उसका शरीर पिप्पिन के ठीक ऊपर गिरा, जो अभी भी अपने लंबे आरीनुमा चाकू को पकड़े हुए था। अपने हथियार रखो, उगलक चिल्लाया, और अब बकवास बंद करो। हम यहाँ से सीधे पश्चिम की ओर जाएंगे और सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। वहाँ से सीधे नीचे की ओर, फिर नदी के किनारे जंगल की ओर। और हम दिन रात मार्च करेंगे। क्या ये स्पष्ट है? अब पिप्पिन ने सोचा, अगर यह बदसूरत आदमी थोड़ा सा ले जबकि उसकी सेना को काबू में करने के लिए मेरे पास एक मौका है। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। काले चाकू की धार ने उसकी बांह को चीर दिया था और फिर उसकी कलाई तक फिसल गई थी। उसने महसूस किया कि खून उसके हाथ पर टपक रहा है, लेकिन उसने अपनी त्वचा पर स्टील के ठंडे स्पर्श को भी महसूस किया। ऑक फिर से मार्च करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उत्तरी लोगों में से कुछ अभी भी अनिच्छुक थे और बाकी लोगों के डरने से पहले इसेनगाडज ने 2 और लोगों को मार डाला। बहुत गाली गलौज और भ्रम की स्थिति थी। कुछ समय के लिए पिप्पिन को देखा नहीं गया। उसके पैर सुरक्षित रूप से बंधे हुए थे, लेकिन उसकी बाहें केवल कलाई के चारों ओर बंधी हुई थीं और उसके हाथ उसके सामने थे। वो उन दोनों को एक साथ हिला सकता था, हालांकि बंधन बहुत ही कड़े थे। उसने मृतक को एक तरफ धकेल दिया, फिर मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत करते हुए उसने कलाई की रस्सी की गांठ को चाकू के ब्लेड के खिलाफ ऊपर और नीचे खींचा। ये तेज था और मृत हाथ ने इसे मजबूती से पकड़ रखा था। रस्सी कट गई थी। पिप्पिन ने जल्दी से इसे अपनी उंगलियों में लिया और इसे फिर से 2 छोरों के ढीले कंगन में बांध दिया और इसे अपने हाथों में डाल लिया। फिर वह बिल्कुल शांत लेट गया। उन कैदियों को उठाओ, उगलक चिल्लाया। उनके साथ कोई चाल मत खेलो। अगर हमारे वापस आने पर वे जीवित नहीं होंगे, तो कोई और भी मर जाएगा। एक ऑक ने पिप्पिन को बोरी की तरह जकड़ लिया। उसके बंधे हुए हाथों के बीच उसका सिर रख दिया, उसकी बाहों को पकड़ लिया और उन्हें नीचे खींच लिया, जब तक कि पिप्पिन का चेहरा उसकी गर्दन से कुचल नहीं गया। फिर वो उसके साथ उछलकर भाग गया। दूसरे ने भी मेरी के साथ ऐसा ही किया। ऑक के पंजे जैसे हाथ ने पिप्पिन की बाहों को लोहे की तरह जकड़ लिया, कीलों ने उसे जकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बुरे सपनों में डूब गया। अचानक वह फिर से पथरीले फर्श पर गिर गया। रात का समय हो चुका था, लेकिन चांद की पतली किरणें पश्चिम की ओर ढल रही थीं। वे एक चट्टान के किनारे पर थे, जो धुंध के एक समुद्र के ऊपर दिखाई दे रही थी। पास में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। स्काउट्स अंततः वापस आ गए हैं, पास खड़े एक ऑक ने कहा। अच्छा, तुमने क्या खोज की? उगलक की आवाज में गर्जना हुआ। सिर्फ एक घुड़सवार, और वह पश्चिम की ओर भाग गया। अब सब कुछ साफ है। अब मैं हिम्मत करके कहता हूँ। लेकिन कब तक? तुम मूर्ख, तुम्हें उसे गोली मार देनी चाहिए थी। वो अलार्म बजाएगा। शापित घोड़े पालकों को सुबह तक हमारे बारे में पता चल जाएगा। अब हमें दोगुनी तेजी से भागना होगा।
पिप्पिन के ऊपर एक छाया झुकी हुई थी। वो उगलक थी। बैठ जाओ, ओर्क ने कहा। मेरे लड़के तुम्हें इधर उधर घसीटते घसीटते थक गए हैं। हमें नीचे उतरना है और तुम्हें अपने पैरों का इस्तेमाल करना होगा। अब मदद करो, चिल्लाओ मत, भागने की कोशिश मत करो। हमारे पास ऐसी तरकीबें हैं जिनके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगी, हालांकि वे मास्टर के लिए तुम्हारी उपयोगिता को खत्म नहीं करेगी। उसने पिप्पिन के पैरों और टखनों के चारों ओर पट्टियां काट दी, उसे उसके बालों से उठाया और उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। पिप्पिन नीचे गिर गया और उगलक ने उसे फिर से उसके बालों से खींचकर ऊपर उठाया। कई और हंसे। उगलक ने अपने दांतों के बीच एक कुप्पी दबाई और उसके गले में कुछ जलता हुआ तरल डाला। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक गर्म भयंकर चमक बह रही है। उसके पैरों और टखनों का दर्द गायब हो गया। वो खड़ा हो सकता था। अब दूसरे के लिए, उगलक ने कहा। पिप्पिन ने उसे पास में लेटी मेरी के पास जाते और उसे लात मारते देखा। मेरी कराह उठी। उसे बुरी तरह से पकड़कर उगलक ने उसे बैठने की मुद्रा में खींच लिया और उसके सिर से पट्टी फाड़ दी। फिर उसने एक छोटे लकड़ी के बक्से से कुछ काले पदार्थ को घाव पर लगाया। मेरी चिल्लाई और बेतहाशा संघर्ष करने लगी। ओर्क्स ने ताली बजाई और चिल्लाया। वो अपनी दवा नहीं ले सकता, उन्होंने मजाक उड़ाया। पता नहीं उसके लिए क्या अच्छा है। अरे, हम बाद में कुछ मौज मस्ती करेंगे। लेकिन इस समय उगलक खेल में व्यस्त नहीं था। उसे गति की आवश्यकता थी और उसे अनिच्छुक अनुयायियों को खुश करना था। वो वॉक फैशन में मेरी का इलाज कर रहा था और उसका इलाज तेजी से काम कर रहा था। जब उसने अपनी कुप्पी से हॉबिट के गले में एक पे डाला, उसके पैरों की पट्टियां काट दी और उसे घसीटकर अपने पैरों पर खड़ा किया, तो मेरी खड़ा हो गया, पीला लेकिन गंभीर और विद्रोही लग रहा था और बहुत जिंदा था। उसके माथे पर लगी चोट ने उसे और परेशान नहीं किया, लेकिन उसके जीवन के अंत तक उसके शरीर पर एक भूरा निशान बना रहा। हेलो, पिप्पिन, उसने कहा, तो तुम भी इस छोटे अभियान पर आए हो। हमें बिस्तर और नाश्ता कहाँ मिलेगा? अब तो, उगलक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, अपनी जुबान पर काबू रखो। एक दूसरे से बात मत करो। कोई भी परेशानी दूसरे छोर पर बताई जाएगी और वह जानता होगा कि तुम्हें कैसे भुगतान करना है। तुम्हें बिस्तर और नाश्ता तो मिलेगा ही, जितना तुम खा सकोगे, उससे कहीं ज्यादा। ऑक बैंड नीचे धुंध भरे मैदान में जाने वाली एक संकरी घाटी से नीचे उतरने लगा। मैरी और पिप्पिन, 1 दर्जन से ज्यादा ऑक से अलग होकर, उनके साथ नीचे उतरे। नीचे पहुंचकर उन्होंने घास पर पैर रखा और हॉबिट्स के दिलों में जोश भर गया। अब सीधे आगे बढ़ो, उगलक चिल्लाया। पश्चिम और थोड़ा उत्तर की ओर। लुगदुश का अनुसरण करो। लेकिन सूर्योदय के समय हम क्या करेंगे? कुछ उत्तरी लोगों ने पूछा। भागते रहो, उगलक ने कहा। तुम क्या सोचते हो? घास पर बैठो और व्हाइटस्किन्स के पिकनिक में शामिल होने का इंतजार करो। लेकिन हम सूरज की रोशनी में नहीं दौड़ सकते, उगलक ने कहा। तुम मेरे पीछे भागोगे। भागो, नहीं तो तुम कभी नहीं देख पाओगे। अपने प्यारे छेदों में फिर से घुस जाओ। व्हाइट हैंड की कसम, पहाड़ी कीड़ों को आधे प्रशिक्षित करके यात्रा पर भेजने का क्या फायदा है? भागो, शापित हो तुम। रात रहते भागो। फिर पूरा दल ओर्क्स की तरह लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ दौड़ने लगा। वे कोई क्रम नहीं रखते थे, धक्का मुक्की करते और गाली गलौज करते, फिर भी उनकी गति बहुत तेज थी। प्रत्येक हॉबिट के पास 3-3 लोग थे। पिप्पिन लाइन में बहुत पीछे था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह इस गति से कितनी देर तक चल पाएगा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसके एक रक्षक के पास चाबुक था, लेकिन अभी भी उसके अंदर ओर्क शराब का नशा चढ़ा हुआ था। उसकी बुद्धि भी पूरी तरह जागृत थी। बीच बीच में उसके मन में अनायास ही स्ट्राइडर के तीखे चेहरे का दृश्य उभर आता था, जो एक अंधेरे रास्ते पर झुका हुआ था और उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। लेकिन रेंजर को क्या दिख सकता था सिवाय ऑक के पैरों के उलझे हुए निशान के? उसके और मेरी के छोटे छोटे निशान उनके आगे पीछे और उनके इर्द गिर्द लोहे के जूतों के रौंदने से दब गए थे। वे चट्टान से सिर्फ 1 मील दूर ही गए थे कि जमीन एक चौड़े उथले गड्ढे में ढल गई
जहां जमीन नर्म और गीली थी वहां धुंध छाई हुई थी जो दरांती के आकार के चांद की आखिरी किरणों में हल्की सी चमक रही थी। सामने की ओर्क्स की काली आकृतियां धुंधली हो गईं और फिर निगल ली गईं। अरे अब संभल जाओ, उगलक ने पीछे से चिल्लाया। अचानक पिप्पिन के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत उस पर कार्य किया। वह दाहिनी ओर मुड़ गया और अपने पकड़े हुए लोगों की पहुंच से बाहर छलांग लगा दी। गार्ड को सिर के बल धुंध में धकेल दिया गया, वह घास पर गिर गया। झूठा, अगर पंजीकृत व्यापारचिन्ह के चिल्लाया। एक पल के लिए वहां अफरा तफरी और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। पिप्पिन उछलकर भाग गया, लेकिन हॉक उसके पीछे थे। उनमें से कुछ अचानक उसके सामने आ गए। बचने की कोई उम्मीद नहीं, पिप्पिन ने सोचा, लेकिन एक उम्मीद है कि मैंने गीली जमीन पर अपने कुछ निशान बरकरार रखे हैं। उसने अपने दोनों बंधे हुए हाथों से अपने गले को टटोला और अपने लबादे के ब्रोच को खोला। जैसे ही लंबी भुजाओं और सख्त पंजों ने उसे जकड़ लिया, उसने उसे नीचे गिरा दिया। मुझे लगता है कि यह समय के अंत तक पड़ा रहेगा, उसने सोचा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर बाकी लोग भाग गए हैं, वे शायद फ्रोडो के साथ चले गए हैं। एक कोड़े की रस्सी उसके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसने अपनी चीख को दबा लिया। बस, उगलक दौड़ते हुए चिल्लाया, उसे अभी भी बहुत दूर भागना है। उन दोनों को भगाओ, बस चाबुक का इस्तेमाल याद दिलाने के लिए करो। लेकिन ये सब नहीं है, वह पिप्पिन की ओर मुड़ते हुए गुर्राया। मैं नहीं भूलूंगा, भुगतान केवल स्थगित किया जाता है। भागो, न तो पिप्पिन और न ही मेरी को कहानी के बाद के हिस्से की ज्यादा याद है। यात्रा, बुरे सपने और बुरी जागृति दुख की एक लंबी सुरंग में घुल मिल गए थे, जिसके पीछे उम्मीद लगातार कम होती जा रही थी। वे भागते रहे और भागते रहे, ओर्क्स द्वारा निर्धारित गति को बनाए रखने का प्रयास करते हुए, हर बार एक क्रूर पट्टा के साथ चालाकी से चाटा जाता था। अगर वे रुकते या लड़खड़ाते तो उन्हें पकड़ लिया जाता और कुछ दूरी तक घसीटा जाता। ऑक ड्राफ्ट की गर्मी चली गई थी। पिप्पिन को फिर से ठंड और बीमार महसूस हुआ। अचानक वह घास पर मुंह के बल गिर पड़ा। कठोर हाथों ने उसे पकड़ लिया और उठा लिया। उसे एक बार फिर बोरी की तरह उठाया गया और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। क्या यह एक और रात का अंधेरा था या उसकी आंखों का अंधापन, वह नहीं बता सकता था। धीरे धीरे उसे आवाजें गूंजने लगीं, ऐसा लग रहा था कि कई ओर्क रुकने की मांग कर रहे थे। उगलक चिल्ला रहा था, उसे लगा कि वह जमीन पर गिर गया है और वह गिरते गिरते पड़ा रहा, जब तक कि काले सपनों ने उसे जकड़ नहीं लिया। लेकिन वह दर्द से ज्यादा देर तक नहीं बच पाया। जल्द ही निर्दयी हाथों की लोहे की पकड़ फिर से उस पर थी। काफी देर तक वह उछलता कूदता रहा और फिर धीरे धीरे अंधेरा छट गया और वह वापस जागी हुई दुनिया में आया और पाया कि सुबह हो चुकी थी। आदेश चिल्लाए गए और उसे बेरहमी से घास पर फेंक दिया गया। वह कुछ देर तक वहीं लेटा रहा, निराशा से जूझता रहा। उसका सिर घूम रहा था, लेकिन शरीर की गर्मी से उसे लगा कि उसे एक और घूंट पिलाया गया है। एक और उसके ऊपर झुका और उसे कुछ रोटी और कच्चे सूखे मांस की एक पट्टी फेंकी। उसने भूख से बासी ग्रे रोटी खा ली, लेकिन मांस नहीं खाया। वह भूखा था, लेकिन अभी इतना भूखा नहीं था कि ओर्क द्वारा फेंका गया मांस खा ले। उसे नहीं पता था कि वह किस प्राणी का मांस था। वह उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। मेरी दूर नहीं थी, वे एक तेज सनकरी नदी के किनारे थे। आगे पहाड़ उभरे हुए थे, एक ऊंची चोटी सूरज की पहली किरणें पकड़ रही थी। उनके सामने निचली ढलानों पर जंगल का एक काला धब्बा पड़ा था। ओर्क्स के बीच बहुत शोर शराबा और बहस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उत्तरी और इसेंगाडस के बीच फिर से झगड़ा शुरू होने वाला है। कुछ लोग दक्षिण की ओर इशारा कर रहे थे, तो कुछ लोग पूर्व की ओर। बहुत अच्छा, उगलक ने कहा, तो उन्हें मेरे पास छोड़ दो। कोई हत्या नहीं, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, लेकिन अगर तुम फेंकना चाहते हो जिसे पाने के लिए हम इतनी दूर आए हैं, तो फेंक दो। मैं इसका ख्याल रखूंगा। हमेशा की तरह लड़ने वाले उरुएखाई को काम करने दो। अगर तुम व्हाइटस्किन से डरते हो, तो भागो। भागो, वहाँ जंगल है,
उसने चिल्लाते हुए आगे की ओर इशारा किया। उसे पकड़ो, ये तुम्हारी सबसे अच्छी उम्मीद है। तुम जाओ और जल्दी करो, इससे पहले कि मैं कुछ और सिर काट दूं, ताकि कुछ समझ में आए। दूसरों में कुछ गाली गलौज और हाथापाई हुई, और फिर ज्यादातर उत्तरी लोग अलग हो गए और भाग गए। उनमें से 100 से ज्यादा लोग नदी के किनारे पहाड़ों की ओर बेतहाशा भाग रहे थे। हॉबिट्स इसेंगाडस के साथ रह गए, एक भयानक काला समूह, कम से कम 4 दर्जन बड़े, काले, तिरछी आंखों वाले ओर्क्स जिनके पास बड़े धनुष और छोटी चौड़ी धार वाली तलवारें थीं। कुछ बड़े और साहसी उत्तरी लोग उनके साथ रह गए। अब हम वृषणभक्त से निपटेंगे, उगलक ने कहा, लेकिन उसके कुछ अनुयायी भी बेचैनी से दक्षिण की ओर देख रहे थे। मुझे पता है, उगलक ने गुर्राते हुए कहा, शापित घुड़सवारों को हमारी भनक लग गई है। लेकिन ये सब तुम्हारा दोष है, स्नागा। तुम्हें और दूसरे स्काउट्स को अपने कान काट लेने चाहिए। लेकिन हम लड़ाकू हैं, हम घोड़े का मांस खाएंगे या कुछ और बेहतर। उस समय पिप्पिन ने देखा कि क्यों कुछ सैनिक पूर्व की ओर इशारा कर रहे थे। उस दिशा से अब कर्कश चीखें आ रही थीं, और वृषणभक्त फिर से वहां था, और उसके पीछे उसके जैसे 2 दर्जन अन्य लोग थे, लंबी भुजाओं वाले टेढ़े मेरे पैर वाले ओर्क्स। उनकी ढालों पर लाल आंख बनी हुई थी। उगलक उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। तो तुम वापस आ गए, उसने कहा। बेहतर सोचा, है न? वृषणभक्त ने उत्तर दिया, मैं ये देखने के लिए लौटा हूँ कि आदेशों का पालन किया गया है और कैदी सुरक्षित हैं। वास्तव में, उगलक ने कहा, प्रयास की बर्बादी। मैं देखूंगा कि मेरे आदेश का पालन हो रहा है। और तुम वापस क्यों आए? तुम अंदर गए थे, जल्दी में। क्या तुमने कुछ पीछे छोड़ दिया? मैंने एक मूर्ख को छोड़ दिया, वृषणभक्त ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन उसके साथ कुछ मजबूत लोग थे जो खोने के लिए बहुत अच्छे थे। मुझे पता था कि तुम उन्हें मुसीबत में डाल दोगे। मैं उनकी मदद करने आया हूँ। शानदार, उगलक ने हंसते हुए कहा। लेकिन जब तक आपके पास लड़ने की हिम्मत नहीं है, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लुगबर्स आपकी सड़क थी। व्हाइट स्किन्स आ रहे हैं। आपके प्यारे नाज़गिल को क्या हुआ है? क्या उसके नीचे एक और माउंट शॉट लगा है? अब, अगर आप उसे साथ ले गए होते, तो शायद यह उपयोगी होता। अगर ये नाज़गिल ही सब कुछ हैं जो वे बना रहे हैं। नाज़गिल, नाज़गिल, वृषणभक्त ने कांपते हुए और होंठ चाटते हुए कहा, मानो इस शब्द का स्वाद इतना खराब हो कि वह दर्द से उसका स्वाद ले रहा हो। तुम ऐसी गहरी बातें कर रहे हो जो तुम्हारे गंदे सपनों की पहुंच से परे है, उगलक, उसने कहा। नाज़गिल, वे जो कुछ भी कहते हैं। एक दिन तुम चाहोगे कि तुमने ऐसा न कहा होता। बंदर, उसने जोर से गुर्राहट के साथ कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि वे महान आंखों के तारे हैं। लेकिन पंखों वाला नाज़गिल, अभी नहीं, अभी नहीं। वो उन्हें अभी महान नदी के पार खुद को दिखाने नहीं देगा, बहुत जल्दी नहीं। वे युद्ध के लिए हैं और अन्य उद्देश्यों के लिए। लगता है तुम बहुत कुछ जानते हो, उगलक ने कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए जितना अच्छा है, उससे कहीं ज्यादा। शायद लुगबर्स के लोग सोच रहे होंगे कि कैसे और क्यों। लेकिन इस बीच इसेनेगाड के उरुएखाई हमेशा की तरह गंदा काम कर सकते हैं। वहां खड़े होकर लार टपकाते मत रहो। अपने लोगों को इकट्ठा करो। दूसरे सुअर जंगल की ओर भाग रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम भी उनके पीछे चलो। तुम ग्रेट रिवर तक जिंदा वापस नहीं पहुंच पाओगे। ठीक निशाने पर, अभी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। इसेनेगाडस ने मेरी और पिप्पिन को फिर से पकड़ लिया और उन्हें अपनी पीठ पर लटका लिया। फिर सेना चल पड़ी। घंटों तक वे दौड़ते रहे, बीच बीच में रुकते रहे और हॉबिट्स को नए वाहकों पर लटकाते रहे। या तो इसलिए कि वे तेज और साहसी थे, या वृषणभक्त की किसी योजना के कारण, इसेनेगाडस धीरे धीरे मोडोर के ऑक्स से गुजर गए, और वृषणभक्त के लोग पीछे आ गए। जल्द ही वे आगे के उत्तरी लोगों से भी आगे निकल गए। जंगल नजदीक आने लगा। पिप्पिन चोटिल और फटा हुआ था, उसका दर्द भरा सिर ऑक के गंदे गाल और बालों वाले कान से घिस रहा था जिसने उसे पकड़ रखा था। सामने ही झुकी हुई पीठें थीं, और सख्त मोटे पैर ऊपर नीचे, बिना आराम किए, जैसे कि वे तार और सींग से बने हों, एक अंतहीन समय के दुर्स्वप्न सेकंड को हरा रहे थे।
दोपहर में उगलक की सेना ने उत्तरी लोगों को पकड़ लिया। वे चमकते सूरज की किरणों में थके हुए थे, हालांकि सर्दियों का सूरज हल्के ठंडे आसमान में चमक रहा था। उनके सिर नीचे झुके हुए थे और उनकी जीभ बाहर लटक रही थी। कीड़े, इस इंगाडर्स ने मजाक उड़ाया। तुम पक चुके हो, व्हाइटस्किन्स तुम्हें पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। वे आ रहे हैं। ग्रीष्मभख की चीख से पता चला कि यह महज मजाक नहीं था। बहुत तेजी से सवारी कर रहे घुड़सवारों को वास्तव में देखा गया था, अभी भी बहुत पीछे, लेकिन ओर्क्स पर बढ़त बनाते हुए, उन पर बढ़त बनाते हुए, जैसे कि रेत में भटकते लोगों पर ज्वार की तरह। इस इंगाडस ने दोगुनी गति से दौड़ना शुरू किया, जिससे पिप्पिन हैरान रह गया। दौड़ के अंत में यह एक भयानक उछाल था। फिर उसने देखा कि सूरज डूब रहा था, धुंधले पहाड़ों के पीछे जा रहा था, छायाएं जमीन पर पहुंच रही थीं। मोडोर के सैनिकों ने भी अपने सिर उठाए और गति बढ़ानी शुरू कर दी। जंगल अंधेरा और घना था। वे पहले ही कुछ पार कर चुके थे। दूर दूर तक फैले पेड़ों के बीच से जमीन ऊपर की ओर ढलान पर आने लगी थी। लेकिन ऑक्स नहीं रुके। उगलक और ग्रीष्मभख दोनों ने चिल्लाकर उन्हें आखिरी कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। वे इसे अभी भी बना लेंगे, वे बच निकलेंगे, पिप्पिन ने सोचा। और फिर उसने अपनी गर्दन को मोड़ने में कामयाब रहा, ताकि वह अपने कंधे पर एक आंख रखकर पीछे देख सके। उसने देखा कि पूर्व की ओर जाने वाले सवार पहले से ही मैदान पर सरपट दौड़ते हुए ओर्क्स के बराबर थे। सूर्यास्त ने उनके भालों और हेलमेटों को सुनहरा कर दिया था और उनके पीले बहते बालों में चमक थी। वे ओर्क्स को घेर रहे थे, उन्हें बिखरने से रोक रहे थे और उन्हें नदी की रेखा के साथ खदेड़ रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वे किस तरह के लोग थे। अब उसे इच्छा हुई कि वह रिवेंडेल में और अधिक सीखता और नक्शों और चीजों को और अधिक देखता, लेकिन उन दिनों यात्रा की योजनाएं अधिक सक्षम हाथों में लगती थीं और उसने कभी भी गैंडाल्फ या स्ट्राइडर और यहाँ तक कि फ्रोडो से भी अलग होने की कल्पना नहीं की थी। रोहन के बारे में उसे बस इतना याद था कि गैंडाल्फ का घोड़ा शैडोफैक्स उस भूमि से आया था। जहाँ तक बात थी, यह उम्मीद की किरण थी। लेकिन वे कैसे जानेंगे कि हम ओर्क नहीं हैं? उसने सोचा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी यहाँ हॉबिट के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए कि जानवर जैसे ओर्क नष्ट होते दिख रहे हैं, लेकिन मैं खुद को बचाना चाहूँगा। संभावना थी कि वह और मेरी अपने अपहरणकर्ताओं के साथ मारे जाएंगे, इससे पहले कि रोहन के लोग उनके बारे में जान पाएं। कुछ सवार धनुर्धारी प्रतीत होते थे, जो दौड़ते हुए घोड़े से निशाना लगाने में कुशल थे। तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने पीछे चल रहे ओर्क्स पर तीर चलाए और उनमें से कई गिर गए। फिर सवार अपने दुश्मनों के जवाबी धनुषों की सीमा से दूर चले गए, जिन्होंने बेतहाशा तीर चलाए, रुकने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कई बार हुआ और एक बार तीर इस इंगाडर्स के बीच गिरे। उनमें से एक, पिप्पिन के ठीक सामने, लड़खड़ा गया और फिर से उठ नहीं पाया। रात हो गई थी और घुड़सवार युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ पाए थे। बहुत से ओर्क मारे गए थे, लेकिन पूरे 200 बचे थे। शुरुआती अंधेरे में ओर्क एक पहाड़ी पर आ गए। जंगल की छत बहुत पास थी, शायद 3 फरलांग से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन वे आगे नहीं जा सकते थे। घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया था। एक छोटे से दल ने उगलक की आज्ञा का उल्लंघन किया और आगे की ओर भाग गया। जंगल, केवल 3 वापस लौटे। अच्छा, हम यहाँ हैं, ग्रीष्मभख ने व्यंग्य किया। बढ़िया नेतृत्व, मुझे उम्मीद है कि महान उगलक हमें फिर से बाहर ले जाएगा। उन हाफलिंग्स को नीचे गिरा दो। उगलक ने ग्रीष्मभख की ओर ध्यान न देते हुए आदेश दिया। तुम, लुगदुश, 2 और लोगों को बुलाओ और उन पर पहरा दो। उन्हें तब तक नहीं मारा जाना चाहिए, जब तक कि गंदे गोरे लोग टूटकर अंदर न आ जाएं। समझे? जब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे वे चाहिए, लेकिन उन्हें चिल्लाना नहीं चाहिए और उन्हें बचाया नहीं जाना चाहिए। उनके पैर बांध दो। आदेश का अंतिम भाग निर्दयतापूर्वक पूरा किया गया, लेकिन पिप्पिन को पहली बार लगा कि वो मेरी के करीब है। ऑर्क बहुत शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने हथियारों से टकरा रहे थे, और हॉबिट्स कुछ देर तक आपस में फुसफुसाते रहे। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती, मेरी ने कहा।
मुझे लगता है कि मैं लगभग खत्म हो चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दूर तक रेंग कर जा पाऊंगी, भले ही मैं आजाद हो जाऊं। लेमबास, पिप्पिन फुसफुसाया। लेमबास, मेरे पास कुछ है। क्या आपके पास है? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमारी तलवारों के अलावा कुछ भी लिया है। हाँ, मेरी जेब में एक पैकेट था, मेरी ने जवाब दिया, लेकिन वह टूटा फूटा होगा। वैसे भी मैं अपनी जेब में मुंह नहीं डाल सकता। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी एक क्रूर लात ने पिप्पिन को सचेत कर दिया कि शोर शांत हो गया है और गार्ड चौकन्ने हो गए हैं। रात ठंडी और शांत थी। जिस टीले पर ओर्क्स इकट्ठे हुए थे, उसके चारों ओर छोटी छोटी पहरेदार आग जल रही थी, जो अंधेरे में सुनहरी लाल थी, जो उनके चारों ओर पूरी तरह से घिरी हुई थी। वे धनुष की दूरी पर थे, लेकिन सवार रोशनी के सामने खुद को नहीं दिखा पाए, और ओर्क्स ने आग पर कई तीर चलाए, जब तक कि उगलक ने उन्हें रोक नहीं दिया। सवारों ने कोई आवाज नहीं की। बाद में रात में जब चांद धुंध से बाहर आया, तब कभी कभी उन्हें देखा जा सकता था, छायादार आकृतियां जो कभी कभी सफेद रोशनी में चमकती थीं, क्योंकि वे निरंतर गश्त में आगे बढ़ते थे। वे सूरज का इंतजार करेंगे, उन्हें शाप दो, एक पहरेदार ने गुर्राते हुए कहा। क्यों न हम सब मिलकर हमला करें? बूढ़ा उगलक क्या सोच रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं हिम्मत करके कह सकता हूँ कि तुम ऐसा करोगे, उगलक ने पीछे से कदम बढ़ाते हुए कहा। मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, है ना? लानत है तुम्हें। तुम भी बाकी भीड़ की तरह ही बुरे हो, लुगबर्स के कीड़े और बंदर। उन पर हमला करने की कोशिश करना बेकार है। वे बस चीखेंगे और भाग जाएंगे, और ये गंदे घोड़े लड़के हमारे मैदान को साफ करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। ये कीड़े सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वे अंधेरे में गिमलेट की तरह देख सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि इन गोरे लोगों की रात में देखने की क्षमता ज्यादातर लोगों से बेहतर होती है, और उनके घोड़ों को मत भूलना। वे अंधेरे में भी देख सकते हैं। रात की हवा, या ऐसा ही कहा जाता है। फिर भी एक बात है जो अच्छे लोगों को नहीं पता, मोहर और उसके लड़के जंगल में हैं, और वे अब किसी भी समय आ सकते हैं। उगलक के शब्द, जाहिरा तौर पर, इसे नगाडस को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन अन्य औक दोनों ही निराश और विद्रोही थे। उन्होंने कुछ पहरेदारों को तैनात किया, लेकिन उनमें से अधिकांश सुखद अंधेरे में आराम करते हुए जमीन पर लेट गए। ये वास्तव में फिर से बहुत अंधेरा हो गया, क्योंकि चांद पश्चिम की ओर घने बादलों में चला गया, और पिप्पिन कुछ फीट दूर कुछ भी नहीं देख सकता था। आग से पहाड़ी पर कोई रोशनी नहीं आई। हालांकि सवार केवल भोर का इंतजार करने और अपने दुश्मनों को आराम करने देने से संतुष्ट नहीं थे। टीले के पूर्वी किनारे पर अचानक हुई चीख पुकार ने दिखाया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग करीब आ गए थे, अपने घोड़ों से फिसल गए, शिविर के किनारे तक रेंगते हुए पहुंच गए और कई औक को मार डाला, और फिर से गायब हो गए। उगलक भगदड़ को रोकने के लिए भाग गया। पिप्पिन और मेरी उठकर बैठ गए। उनके रक्षक इसेंगाडास उगलक के साथ चले गए थे, लेकिन अगर हॉबिट्स के पास भागने का कोई विचार था, तो वह जल्द ही धराशायी हो गया। एक लंबे बालों वाले हाथ ने उनमें से प्रत्येक को गर्दन से पकड़ लिया और उन्हें एक साथ खींच लिया। उन्हें ग्रीष्मभख के बड़े सिर और उनके बीच भयानक चेहरे का थोड़ा बहुत एहसास हुआ, उसकी गंदी सांस उनके गालों पर थी। उसने उन्हें पंजा मारना और छूना शुरू कर दिया। पिप्पिन कांप उठा जब कठोर ठंडी उंगलियां उसकी पीठ पर टटोली। अच्छा, मेरे नन्हे मुन्नू, ग्रीष्मभख ने धीमे स्वर में कहा, अपने आराम का आनंद ले रहे हो या नहीं? शायद थोड़ा अजीब ढंग से, एक तरफ तलवारें और चाबुक और दूसरी तरफ खतरनाक भाले। छोटे लोगों को उन मामलों में दखल नहीं देना चाहिए जो उनके लिए बहुत बड़े हैं। उसकी उंगलियां टटोलती रहीं। उसकी आंखों के पीछे एक पीली लेकिन गर्म आग जैसी रोशनी थी। यह विचार अचानक पिप्पिन के मन में आया, मानो उसके शत्रु के तीव्र विचार से सीधे जुड़ा हो। ग्रीष्मभख को अंगूठी के बारे में पता है। वो उसे ढूंढ रहा है, जबकि उगलक व्यस्त है, संभवतः वह उसे अपने लिए चाहता है। पिप्पिन के हृदय में ठंडा भय था, फिर भी वह सोच रहा था कि ग्रीष्मभख की इच्छा का वह क्या उपयोग कर सकता है।
मुझे नहीं लगता कि तुम इसे इस तरह पा सकोगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इसे पाना आसान नहीं है। ढूंढो इसे, वृषणवाक ने कहा। उसकी उंगलियां रेंगना बंद कर दी और पिप्पिन के कंधे को पकड़ लिया। ढूंढो क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो, छोटे? एक पल के लिए पिप्पिन चुप रहा। फिर अचानक अंधेरे में उसने अपने गले से आवाज निकाली, गोलम गोलम। कुछ नहीं मेरे प्यारे, उसने जोड़ा। हॉबिट्स ने वृषणवाक की उंगलियों को हिलते हुए महसूस किया। ओहो, गॉब्लिन ने फुसफुसाया धीरे से। यही तो उसका मतलब है न? ओहो, बहुत बहुत खतरनाक, मेरे नन्हे बच्चों। शायद, मैरी ने कहा। अब वो पिप्पिन के अनुमान से सावधान और सचेत हो गई थी। शायद, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं। फिर भी तुम अपना काम सबसे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें ये चाहिए या नहीं? और इसके लिए तुम क्या देना चाहोगे? क्या मुझे ये चाहिए? क्या मुझे ये चाहिए? वृषणवाक ने कहा, मानो हैरान हो, लेकिन उसकी भुजाएं कांप रही थीं। मैं इसके लिए क्या दूंगा? तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है, पिप्पिन ने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए कहा, अंधेरे में टटोलना बेकार है। हम आपका समय और परेशानी बचा सकते हैं, लेकिन आपको पहले हमारे पैर खोलने होंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। मेरे प्यारे कोमल छोटे मूर्खों, वृषणवाक ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, और जो कुछ भी तुम जानते हो, वह सब कुछ समय में तुमसे छीन लिया जाएगा, सब कुछ। तुम चाहोगे कि प्रश्नकर्ता को संतुष्ट करने के लिए तुम और भी कुछ बता सको, वास्तव में तुम चाहोगे, बहुत जल्द। हम पूछताछ में जल्दबाजी नहीं करेंगे। अरे नहीं, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें क्यों जीवित रखा गया है? मेरे प्यारे छोटे साथियों, कृपया मेरी बात पर विश्वास करो जब मैं कहता हूँ कि ये दयालुता से नहीं किया गया था, यह उगलक की गलतियों में से एक भी नहीं है। मुझे इस पर यकीन करना बहुत आसान लगता है, मेरी ने कहा। लेकिन तुम अभी तक अपने शिकार को घर नहीं ले जा पाए हो। और ऐसा लगता है कि जो भी हो, सब तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर हम इसे निगाह डालते हैं, तो इससे महान वृषणवाक को कोई फायदा नहीं होगा, सरुमन वह सब ले जाएगा जो उसे मिल सकता है। अगर तुम अपने लिए कुछ चाहते हो, तो अभी सौदा करने का समय है। वृषणवाक अपना आपा खोने लगा। सरुमन का नाम उसे खास तौर पर गुस्सा दिलाता था। समय बीत रहा था और उपद्रव कम हो रहा था। उगलक या इसिंगाडस किसी भी समय वापस आ सकते थे। क्या तुम दोनों को यह मिल गया है? वो गुर्राया। गोलुम, गोलुम, पिप्पिन ने कहा। हमारे पैर खोल दो, मैरी ने कहा। उन्होंने महसूस किया कि ऑक की भुजाएं हिंसक रूप से कांप रही थीं। शाप है तुम्हें, तुम गंदे छोटे कीड़े, उसने फुसफुसाया। अपने पैर खोलो, मैं तुम्हारे शरीर की हर डोरी खोल दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हड्डियों तक नहीं खोज सकता? खोजो, मैं तुम दोनों को चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे तुम्हें दूर करने के लिए तुम्हारे पैरों की मदद की जरूरत नहीं है और तुम सब मेरे पास हो। अचानक उसने उन्हें पकड़ लिया। उसकी लंबी भुजाओं और कंधों की ताकत भयानक थी। उसने उन्हें एक एक करके अपनी बगलों में दबा लिया और उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। उनके मुंह पर एक बड़ा दमघोंटू हाथ रख दिया। फिर वह आगे बढ़ा, नीचे झुका। जल्दी और चुपचाप वह चला गया, जब तक वह टीले के किनारे नहीं पहुंच गया। वहां, पहरेदारों के बीच से एक जगह चुनकर, वह एक बुरी छाया की तरह रात में बाहर निकल गया, ढलान से नीचे और पश्चिम की ओर जंगल से बहने वाली नदी की ओर। उस दिशा में एक विस्तृत खुली जगह थी जहां केवल एक आग जल रही थी। 1 दर्जन गज चलने के बाद वह रुका, झांक कर सुनने लगा। कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लगभग दुगना झुका। फिर वह बैठ गया और फिर से सुनने लगा। फिर वह खड़ा हो गया, मानो अचानक दौड़ने का जोखिम उठा रहा हो। उसी क्षण एक सवार का काला रूप उसके ठीक सामने आ गया। एक घोड़ा हिनहिनाया और पीछे की ओर बढ़ा। एक आदमी ने आवाज लगाई। वृषणवाक ने खुद को जमीन पर पटक दिया, हॉबिट्स को अपने नीचे घसीटते हुए। फिर उसने अपनी तलवार खींची। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अपने बंदियों को मारना चाहता था, न कि उन्हें भागने देना या छुड़ाना,
लेकिन ये उसका नाश करने वाला था। तलवार की हल्की सी आवाज आई और उसके बाईं ओर दूर आग की रोशनी में हल्की सी चमकी। अंधेरे से एक तीर सीटी बजाता हुआ निकला। ये कौशल से निशाना लगाया गया था या भाग्य द्वारा निर्देशित था, और ये उसके दाहिने हाथ में जा लगा। उसने तलवार गिरा दी और चीख उठा। घोड़ों की तेज आवाज हुई और जैसे ही ग्रीष्मक उछलकर भागा, उसे नीचे गिरा दिया गया और एक भाला उसके आर पार हो गया। उसने एक भयानक कांपती हुई चीख मारी और चुपचाप पड़ा रहा। हॉबिट जमीन पर सपाट पड़े रहे क्योंकि ग्रीष्मक उन्हें छोड़कर चला गया था। एक और घुड़सवार अपने साथी की सहायता के लिए तेजी से दौड़ता हुआ आया। चाहे किसी विशेष दृष्टि की वजह से या किसी अन्य इंद्रिय के कारण, घोड़ा उठा और हल्के से उनके ऊपर से कूदा, लेकिन उसके सवार ने उन्हें नहीं देखा। वे अपने कल्पित लबादों में लिपटे हुए उस क्षण के लिए बहुत ज्यादा कुचले हुए और हिलने से भी बहुत डर रहे थे। अंत में मैरी ने हलचल मचाए और धीरे से फुसफुसाया, अब तक तो सब ठीक है, लेकिन हम थूके जाने से कैसे बचें? उत्तर लगभग तुरंत ही आ गया। ग्रीष्मक की चीखों ने ओर्क्स को जगा दिया था। टीले से आने वाली चीखों और चीखों से हॉबिट्स ने अनुमान लगाया कि उनके लापता होने का पता चल गया है। उगलक शायद कुछ और सिर काट रहा था। फिर अचानक जंगल और पहाड़ों की दिशा से, पहरे की आग के घेरे के बाहर, दाईं ओर से ओर्क आवाजों की उत्तर देने वाली चीखें आईं। महर स्पष्ट रूप से आ गया था और घेरने वालों पर हमला कर रहा था। सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज आ रही थी। घुड़सवार टीले के चारों ओर अपना घेरा बना रहे थे और तीरों का जोखिम उठाते हुए, ताकि कोई हमला न हो, जबकि एक कंपनी नए लोगों से निपटने के लिए निकल पड़ी। अचानक मैरी और पिप्पिन को एहसास हुआ कि बिना हिले डुले वे अब घेरे से बाहर थे। उनके और भागने के बीच कुछ भी नहीं था। अब मैरी ने कहा, अगर हमारे पैर और हाथ आज़ाद होते तो हम बच सकते थे, लेकिन मैं गांठों को छू नहीं सकती और न ही उन्हें काट सकती हूँ। कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिप्पिन ने कहा। मैं तुम्हें बताने जा रहा था, मैं अपने हाथों को मुक्त करने में कामयाब रहा हूँ। ये लूप सिर्फ दिखावे के लिए बचे हैं। बेहतर होगा कि तुम पहले थोड़ा लेम्बा ले लो। उसने अपनी कलाई से डोरियां खिसकाईं और एक पैकेट निकाला। केक टूटे हुए थे, लेकिन अच्छे थे, अभी भी पत्तों के आवरण में थे। हॉबिट्स ने प्रत्येक ने 2 या 3 टुकड़े खाए। स्वाद ने उन्हें दूर के शांत दिनों में सुंदर चेहरे, हंसी और पौष्टिक भोजन की याद दिला दी। कुछ देर तक वे अंधेरे में बैठकर, आसपास की चीखों और युद्ध की आवाज़ों से बेपरवाह होकर, सोच समझकर खाते रहे। पिप्पिन सबसे पहले वर्तमान में वापस आया। हमें चलना चाहिए, उसने कहा। आधा मिनट। ग्रीष्मक की तलवार पास ही पड़ी थी, लेकिन वो बहुत भारी और अनाड़ी थी, इसलिए वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए वह रेंगकर आगे बढ़ा और भूत का शव पाकर उसने म्यान से एक लंबा तेज चाकू निकाला। इससे उसने जल्दी से उनके बंधन काट दिए। अब शुरू करो, उसने कहा। जब हम थोड़ा गर्म हो जाएंगे तो शायद हम फिर से खड़े हो सकेंगे और चल सकेंगे, लेकिन किसी भी हालत में हमें रेंगकर चलना शुरू करना चाहिए। वे रेंगते हुए आगे बढ़े। घास गहरी और उपजाऊ थी और इससे उन्हें मदद मिली, लेकिन यह एक लंबा और धीमा काम लग रहा था। उन्होंने पहरेदारों की आग से दूर रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जब तक वे नदी के किनारे नहीं पहुंच गए, जो अपने गहरे किनारों के नीचे काली छाया में कलकल करती हुई बह रही थी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आवाजें बंद हो गई थीं। जाहिर है कि मौहर और उसके लड़के मारे जा चुके थे या उन्हें भगा दिया गया था। घुड़सवार अपनी खामोश अशुभ निगरानी में लौट आए थे। यह ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। रात पहले ही पुरानी हो चुकी थी। पूर्व में, जहां बादल नहीं थे, आसमान पीला पड़ने लगा था। हमें छिपकर रहना चाहिए, पिप्पिन ने कहा, नहीं तो हम देखे जाएंगे। अगर हमारे मरने के बाद इन सवारों को पता चल गया कि हम मूर्ख नहीं हैं, तो हमें कोई राहत नहीं मिलेगी। वो उठ खड़ा हुआ और अपने पैर पटकने लगा। उन रस्सियों ने मुझे तारों की तरह काट दिया है, लेकिन मेरे पैर फिर से गर्म हो रहे हैं। मैं अब लड़खड़ाकर आगे बढ़ सकता हूँ। तुम्हारा क्या हाल है, मेरी? मेरी उठ खड़ी हुई। हाँ, उसने कहा, मैं इसे संभाल सकता हूँ।
लेम्बास तुम्हारे अंदर हिम्मत भर देता है। उस ओर्क ड्रफ्ट की गर्मी से भी ज्यादा स्वस्थ किस्म का एहसास। मुझे आश्चर्य है कि यह किस चीज से बना था। बेहतर है कि न ही पता हो। मुझे लगता है चलो पानी पीते हैं ताकि इसके बारे में सोचना भूल जाएं। यहाँ नहीं, किनारे बहुत तीखे हैं, पिप्पिन ने कहा। अब आगे बढ़ो। वे मुड़े और नदी की धारा के साथ साथ धीरे धीरे चलने लगे। उनके पीछे पूर्व दिशा में रोशनी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वे अपने विचारों की तुलना कर रहे थे, हॉबिट शैली में उन बातों के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहे थे जो उनके पकड़े जाने के बाद हुई थीं। कोई भी श्रोता उनकी बातों से यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उन्हें क्रूरता से पीड़ित होना पड़ा है और वे भयंकर खतरे में हैं, बिना किसी उम्मीद के पीड़ा और मौत की ओर जा रहे हैं, या कि अब भी, जैसा कि वे अच्छी तरह जानते थे, उनके पास फिर से दोस्त या सुरक्षा पाने की बहुत कम संभावना है। लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, मास्टर टूक, मेरी ने कहा। अगर मुझे कभी भी उसे रिपोर्ट करने का मौका मिला तो आपको पुराने बिल्बो की किताब में लगभग एक अध्याय मिलेगा। अच्छा काम, खासकर उस बालों वाले खलनायक के छोटे से खेल का अनुमान लगाना और उसके साथ खेलना। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई कभी आपका पता लगाएगा और उस ब्रोच को ढूंढ पाएगा। मुझे अपना ब्रोच खोने से नफरत है, लेकिन मुझे डर है कि आपका हमेशा के लिए चला गया है। अगर मुझे आपके बराबर आना है तो मुझे अपने पैर की उंगलियों को ब्रश करना होगा। दरअसल चचेरा भाई ब्रंडीबक अब आगे जा रहा है। यहीं से वह आता है। मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा पता है कि हम कहाँ हैं, लेकिन मैंने अपना समय रिवेंडेल में बेहतर तरीके से बिताया। हम एंटवॉश के साथ पश्चिम की ओर चल रहे हैं। मिस्टी पर्वत का अंतिम छोर सामने है और फैंगोर्न फॉरेस्ट। जब वह बोल रहा था तभी जंगल का अंधेरा किनारा उनके सामने आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने अपने बड़े बड़े पेड़ों के नीचे शरण ले ली हो और आने वाली भोर से दूर जा रही हो। आगे बढ़ो, मास्टर ब्रांडीबक, पिप्पिन ने कहा, या पीछे हटो। मैंने फैंगॉन के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन जो इतना जानता है वह इसे कभी नहीं भूलेगा। मैंने नहीं भूला है, मेरी ने उत्तर दिया, लेकिन जंगल मुझे युद्ध के बीच में वापस लौटने से बेहतर लगता है। वह पेड़ों की बड़ी शाखाओं के नीचे से रास्ता दिखाता हुआ अंदर चला गया। वे अनुमान से परे बूढ़े लग रहे थे। उन पर लाइकन की बड़ी बड़ी लंटें लटक रही थीं, जो हवा में लहरा रही थीं। छाया से बाहर हॉबिट झांक रहे थे, ढलान की ओर देख रहे थे। छोटी छोटी छिपी हुई आकृतियां जो धुंधली रोशनी में समय की गहराई में एल्फ बच्चों की तरह लग रही थीं, जो अपनी पहली सुबह पर आश्चर्य से जंगली जंगल से बाहर झांक रहे थे। ग्रेट रिवर और ब्राउन लैंड से बहुत दूर, कई लीग दूर, भोर आ गई, जो ज्वाला की तरह लाल थी। उसका स्वागत करने के लिए शिकार के सींग जोर से बजने लगे। रोहन के घुड़सवार अचानक जीवित हो उठे। सींग ने फिर से सींग का जवाब दिया। मेरी और पिप्पिन ने ठंडी हवा में युद्ध के घोड़ों की हिनहिनाहट और कई लोगों के अचानक गाने की आवाज सुनी। सूरज का अंग ऊपर उठा, आग का एक चाप, दुनिया के किनारे से ऊपर। फिर एक जोरदार चीख के साथ सवार पूर्व की ओर से हमला किया। लाल रोशनी मेल और भाले पर चमक रही थी। ओर्क्स चिल्लाए और अपने पास बचे हुए सभी तीरों को चला दिया। हॉबिट्स ने कई घुड़सवारों को गिरते देखा, लेकिन उनकी पंक्ति पहाड़ी पर और उसके ऊपर बनी रही और घूमकर फिर से हमला किया। अधिकांश हमलावर जो जीवित बचे थे, वे टूट गए और भाग गए, इस तरह से और उस तरह से एक एक करके मौत तक पीछा किया। लेकिन एक गिरोह, एक काले पच्छ में एक साथ पकड़े हुए, जंगल की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ा। सीधे ढलान पर वे पहरेदारों की ओर बढ़े। अब वे पास आ रहे थे और यह निश्चित लग रहा था कि वे बच निकलेंगे। उन्होंने पहले ही 3 सवारों को मार गिराया था जिन्होंने उनका रास्ता रोक रखा था। हमने बहुत देर तक देखा है, मेरी ने कहा। उगलक वहाँ है, मैं उससे फिर नहीं मिलना चाहती। हॉबिट्स मुड़े और जंगल की छाया में दूर भाग गए। इसलिए वे आखिरी लड़ाई नहीं जीत पाए, जब उगलक को पकड़ लिया गया और फेंगोरन के बिल्कुल किनारे पर ले आया गया। वहां उसे मार्क के तीसरे मार्शल जोमा ने आखिरकार मार डाला, जो घोड़े से उतरा और तलवार से तलवार लड़ा।
और चौड़े मैदानों में तेज तर्रार सवारों ने उन कुछ ओर्क्स का पीछा किया जो बच गए थे और अभी भी उड़ने की ताकत रखते थे। फिर जब उन्होंने अपने गिरे हुए साथियों को एक टीले पर लिटा दिया और उनकी प्रशंसा में गीत गाए, तो घुड़सवारों ने एक बड़ी आग जलाई और अपने दुश्मनों की राख को बिखेर दिया। इस तरह हमला खत्म हो गया और इसकी कोई खबर न तो मोडोर को और न ही इसेनगार्ड को वापस आई, लेकिन जलने का धुआं आसमान तक ऊपर उठा और कई चौकस आंखों ने उसे देखा।